वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारे ये लेक्चर जो है वो फोर्थ लेक्चर है। प्रीवियस में हमने 3 लेक्चर लिया है जिसमें हम 1 से लेके और 70 तक क्वेश्चंस कवर किए हैं बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट से, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब हम इस वीडियो में जो है 70 से लेकर 100 क्वेश्चंस तक यानी 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट से। और ये वीडियो जो है IUT, CNET, ANM, JNM, नीट, CHO और नॉटसेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब विदाउट एनी डिले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। ए ऑप्शन हमारा जो है 2n है, बी ऑप्शन हमारा 3n है, और सी ऑप्शन हमारा 4n है, और डी ऑप्शन हमारा जो है n है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उसका डी ऑप्शन जो है राइट है, यानी कि n। युग्मक में गुणसूत्रों का जो सेट होता है वो एक ही होता है। जैसे कि मान लीजिए शुक्राणु हो या अंडाणु कोशिका, कोई भी हो एक हो, वो अगुणित यानी हैप्लॉइड अवस्था में होती है, क्योंकि उसमें गुणसूत्र का केवल एक ही सेट प्रेजेंट होता है, डबल सेट नहीं होता है। तो इसलिए इसका जो है राइट आंसर होने वाला है वो हमारा है डी यानी एन। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है। तो इसमें जो हमारा है ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन हमारा 2 है, सी ऑप्शन हमारा 3 है, और डी ऑप्शन हमारा 4 है। तो क्वेश्चन जो हमारा कहता है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक ही जनक के भाग लेने से, इसमें अलैंगिक जनन पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ए है। अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट्स की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए अमीबा हो गया, तो अमीबा हमारा अलैंगिक जनन है, तो उसमें अमीबा एक ही रहता है और वही डिवाइड होके एक नए जो है जीव में बदल जाता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है। तो इसका जो हमारा ये ऑप्शन है वो है युग्मक, बी ऑप्शन जो हमारा है वो युग्मनज, और सी ऑप्शन हमारा है संतति, और डी ऑप्शन हमारा क्लोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा युग्मनज, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है राइट है। यानी माता द्वारा और जो है पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से जो हमारा बनता है वो हमारा जायगोट बनता है। जैसे कि मान लीजिए नर हमारा जो हो गया वो युग्मक, और मादा युग्मक के जो दोनों के निषेचन की प्रक्रिया से बनने वाली जो द्विगुणित कोशिका होती है उसे है युग्मनज कहते हैं या जायगोट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, और यह हाँ एक लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं और वह कहलाती है। तो मतलब वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो हमारा है निषेचन है, बी ऑप्शन हमारा है भ्रूण जनन है, सी ऑप्शन हमारा युग्मक जनन है, और डी ऑप्शन हमारा है आकार जनन। तो इसका जो है राइट आंसर है वो हमारा है सी, यानी कि युग्मक जनन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए युग्मक जनन जो है एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित या फिर हैप्लॉइड कोशिकाएं जो होती हैं विभाजन और विभेदन के माध्यम से परिपक्व और अगुणित युग्मक बनाती हैं। इसीलिए हमारा जो है आंसर हमारा जो होगा सी होगा, युग्मक जनन। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, 3 परतावली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा घन बन गई होती है कहलाती है। तो ये ऑप्शन हमारा जो है ब्लास्टुला है, बी ऑप्शन हमारा गैस्ट्रा है, और सी ऑप्शन हमारा है विद्लन है, और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा है गैस्ट्रुला, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है राइट है।
इसमें बी ऑप्शन क्यों राइट है? क्योंकि यह एक जो है कॉन्सेप्चुअल होमवर्क है। तो ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जो होता है हमारा गैस्ट्रुला होता है वो भ्रूण के विकास की वह अवस्था है जो ब्लास्टुला अवस्था के बाद आती है, और इस अवस्था के दौरान जो है 3 जनन परतें, यानी कि पहला जो हमारा जनन परत होता है एक्टोडर्मस, और दूसरा हमारा मीजोडर्मस, और तीसरा हमारा है इंडोडर्मस बनती है। ये 3 परतें बनती है जो अंततः पाचन तंत्र बनाती है। इसीलिए इसका जो है राइट आंसर होने वाला है हमारा बी गैस्ट्रुला रानी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं और वह कहलाता है। ये ऑप्शन हमारा जो है वो है स्पोर। बी ऑप्शन जो है हमारा वो है संयुग्मन, और सी ऑप्शन हमारा है उभयलिंगी, और डी ऑप्शन हमारा एक लिंगी। तो इसमें जो है स्पोरो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, संयुग्मन जो हमारा होता है वो भी नहीं हमारा है, और डी ऑप्शन जो हमारा एक लिंगी वह भी नहीं है। इसमें जो होता है हमारा उभयलिंगी आंसर जो हमारा सी है वो सही है। सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो इसका ए ऑप्शन हमारा जो है वो लैंगिक जनन है, बी ऑप्शन जो हमारा है वो अलैंगिक जनन है, सी ऑप्शन हमारा युग्मक जनन है, और डी ऑप्शन हमारा कायिका जननाय है। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है वो किस प्रकार की जनन प्राणियों में अधिकांश विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो इसमें जो होता है हमारा कायिका जननाय में हमारा तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कायिका जनन जो होता है वो भी नहीं है, और युग्मक जनन जो होता है इसमें भी नहीं है, अलैंगिक जो जनन होता है उसमें भी लाइक दैट एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं अमीबा। अगर अमीबा है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए उसको अलैंगिक जनन कहते हैं, और उसमें भी जो होता है वेरिएशन या फिर विभिन्नताएं नहीं देखने को मिलती है समय के साथ। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, और ए ऑप्शन जो हमारा है वो है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में ही जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती है समय के साथ। तो हमारा जो आंसर सही है वो हमारा है ए आंसर सही। और इसका जो है विभिन्नताएं जो देखने को मिलती है इसका रीज़न ये है क्योंकि लैंगिक जनन में है जो अलग अलग प्रकार की, यानी 2 जनक अपना जनन के लिए भाग लेते हैं, और इसमें अलग अलग प्रकार के डीएनए का संलयन होता है, जिससे यह आनुवांशिक सामग्री का मिश्रण होता है। इसी वजह से जो हमारा होता है विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रहती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा पहला ऑप्शन जो है जनन है, दूसरा ऑप्शन हमारा जो है अलैंगिक जनन है, तीसरा ऑप्शन जो हमारा है अलैंगिक जनन है, और चौथा ऑप्शन है हमारा युग्मक जनन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हमारा है जनन, यानी कि जनन के द्वारा ही जो है जीव अपने जो है जीव अपना जो है शिशुओं को जन्म देकर और अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा है अंडर, बी ऑप्शन हमारा जरायुज, और सी ऑप्शन है उभयचर, और डी ऑप्शन हमारा है द्विलिंगी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा है जो राइट आंसर वो हमारा है बी, यानी कि जरायुज कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो बी है, क्योंकि जो होता है जो जंतु होते हैं जरायु जंतु, बी यानी कि बीबी प्रायोस एनिम। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो बी है। बी इसलिए है क्योंकि
जो जरायुज के जंतु होते हैं यानी बेबी प्रायोस एनिमल, इन जंतुओं में निषेचन और भ्रूण का विकास मादा शरीर के भीतर ही हो जाता है। इसीलिए जो जंतु या शिशुओं को जन्म देते हैं वो हमारा जरायुज कहलाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा जो है वो है गर्भाधान हो गया, बी जो हमारा ऑप्शन है वो निषेचन हो गया, सी ऑप्शन हमारा है परिवर्धन हो गया और डी ऑप्शन हमारा विदलन है। इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ए है, यानी कि गर्भाधान। अब गर्भाधान कैसे है, क्योंकि गर्भाधान एक ऐसा प्रोसेस या प्रक्रिया होता है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु मिलके एक जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट बनाकर जाइगोट बनाकर और वो यूट्रस में ही ग्रोथ करके और एक वयस्क यानी कि एक मैच्योर जो है बेबी बन के फिर डिलीवरी उसकी होती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं गर्भाधान। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है प्लाज्मोटोमी किस में होता है। ये ऑप्शन हमारा जो है वो हाइड्रा है, बी ऑप्शन हमारा है ओवेलायाल है, सी ऑप्शन हमारा है ओपेलिना है और डी ऑप्शन हमारा है प्लाज्मोडियम है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा सी और डी दोनों होने वाला है। सी इसलिए क्योंकि ये ओपेलिना है और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों है हमारा सही, क्योंकि ओपेलिना और प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो बहुकेंद्रिकीय जीवों में आते हैं और इसमें बहुकेंद्रिकीय जनक कोशिकाएं जो होती है वो केंद्रकों के विभाजन के बिना कई बहुकेंद्रिकीय पुत्री जीवों में विभाजित हो जाते हैं। केंद्रकों की सामान्यता संख्या बनाए रखने के लिए इसमें जो है केंद्रकीय विभाजन बाद में होता है, इसीलिए हमारा सी और डी ऑप्शन जो है दोनों सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं, यानी कि अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा बीवी पेरस है, बी ऑप्शन पार्थेनोकॉपी है, सी ऑप्शन हमारा एपोगेमी है और डी ऑप्शन जो हमारा है वो एपोस्पोरी है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो बी है। यह बी ऑप्शन इसलिए है पार्थेनोकॉपी क्योंकि जो हमारा पार्थेनोकॉपी को एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसे पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है, और ये पार्थेनोकॉपी इसलिए है क्योंकि इसमें जो है अंडज से बीज के विकास को ओपोमिक्सिस या पार्थेनोकेसिस कहा जाता है, क्योंकि यह एक अलैंगिक जनन का एक रूप है जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण और बीज का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर बी है पार्थेनोकॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्योंकि बिरले मीन्स होता है बहुत कम ही सफल होता है, क्योंकि ए ऑप्शन जो हमारा है एक बीजपत्री में बंद वेस्कुलर बंडल होता है, बी में हमारा एक बीजपत्री कैम्बियम विहीनी होते हैं और सी हमारा है समांतर होता है और डी हमारा है एक से अधिक सही। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी आंसर है राइट, क्योंकि जो एक बीजपत्री में जो वेस्कुलर बंडल होता है इसमें जो है ग्राफ्टिंग की सफलता के लिए इसमें जो है स्टॉक और सायन दोनों के कैम्बियम का आपस में जुड़ना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि नए संवहनी ऊतक बन सके इसमें। और एक दूसरा रीज़न ये होता है कि इसमें कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण ही ग्राफ्टिंग के लिए आवश्यक ऊतक जो होते हैं संरेखण और जुड़ाव संभव नहीं हो पाता है इसमें, जिससे एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बहुत ही कम सफल होता है। इसका यही रीज़न है मेन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होने वाला है वो हमारा है बी ऑप्शन राइट है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एफाइरा लार्वा आरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा है विखंडनीकरण है और सी हमारा है टूटन है और डी हमारा जो है
स्ट्रोबाइलेशन है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है डी, यानी कि स्ट्रोबाइलेशन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका जो है ए ऑप्शन हमारा पक्षी है, बी ऑप्शन जो हमारा है वो अस्थि है, सी ऑप्शन हमारा एजिंग है और डी ऑप्शन हमारा पृथ्वी है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो एजिंग, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट है। सी ऑप्शन राइट है, जिसमें कि जो है जीरोटोलॉजी में जो अध्ययन हमारा होता है वो एजिंग का होता है। जीरोंटोलॉजी को बुढ़ापा या वृद्धावस्था के अध्ययन के रूप में जाना जाता है इसको, और यह उम्र बढ़ने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन भी होता है। इसीलिए इसका आंसर जो हमारा होता है वो सी होता है, यानी कि जीरोंटोलॉजी में अध्ययन जो हमारा होता है वो एजिंग का होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रजनन की क्षमता होती है। मकड़ा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गाय है, सी ऑप्शन हमारा मधुमक्खी है और डी ऑप्शन हमारा केचुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसमें जो ए ऑप्शन हमारा दिया गया है वो ए ऑप्शन में हमारा मकड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। बी ऑप्शन जो हमारा लैंगिक जनन होता है, जिसमें हमारा गाय भी नहीं हो सकता, सेकेंड ऑप्शन। और डी जो हमारा है वो केचुआ है, तो इसमें भी उभयलिंगी पाया जाता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं सही, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बचा। तो सी ऑप्शन हमारा मधुमक्खी ही सही है। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो सी है, मधुमक्खी। मधुमक्खी जो पार्थेनोजेनेसिस, निषेचन के बिना प्रजनन होता है इसमें, और जिसमें अंडाणु शुक्राणु द्वारा ही निषेचित हुए बिना एक नए जीव में विकसित हो जाता है। मधुमक्खियों में जो होता है वो विशेष रूप से एक नर मधुमक्खी इसी प्रकार प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इसमें ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन हमारा 16 और सी ऑप्शन हमारा है 24 और डी ऑप्शन हमारा है जो 32 यानी 32। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो 8 है, यानी कि प्याज में जो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हमारा होता है 16। जैसे प्याज की जो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कुल संख्या जो हमारी होती है वो 16 होती है। इसका राइट आंसर हमारा जो है 16 है, यानी कि जो प्याज की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या हमारा 16 होता है। यानी कि मान लीजिए 2n = हमारा जो हो गया 16, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम इधर जाके, तो हमारा 2 से ये कट जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। तो ये अगर हमारा पूछता पेयर्स में तो हमारा इसका आंसर जो होता वो 8 आंसर होता हमारा, अगर पेयर्स में पूछता तो। लेकिन ये हमारा युग्मक में पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 16 होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किसी अनावृत बीज में इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष है। ए ऑप्शन हमारा अगुणित है, बी ऑप्शन हमारा द्विगुणित है और सी ऑप्शन हमारा त्रिगुणित है, तो डी ऑप्शन हमारा चतुर्गुणित है। तो इसका जो है राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा, इसमें जो राइट आंसर हमारा है अगुणित है। ये हमारा द्विगुणित गलत है और त्रिगुणित गलत है और चतुर्गुणित गलत है, ये सारे ऑप्शन। चलिए हम देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या। हमारा राइट आंसर जो है त्रिगुणित है, ये हमारा गलत आंसर यहाँ पे ऐड हो गया है। हमारा राइट आंसर जो है अगुणित है, क्योंकि इसमें जो है अनावृत बीजी बोला है, तो अनावृत में जो हमारा इंडोस्पर्म या निषेचन से पहले बनता है, और यह हमारा जो है प्री फर्टिलाइजेशन की घटना भी कहलाता है। और इसमें जो यह अगुणित यानी हैप्लॉइड यन होता है, क्योंकि यह निषेचन से पहले विकसित होता है। अगर निषेचन के बाद होता
तो हमारा द्विगुणित हो सकता था, लेकिन ये अगुणित है क्योंकि ये निषेचन यानी प्री फर्टिलाइजेशन की घटना की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो ए ही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। ए ऑप्शन हमारा अगुणित, बी ऑप्शन हमारा द्विगुणित, सी ऑप्शन हमारा त्रिगुणित और डी ऑप्शन जो हमारा है वो चतुर्गुणित है। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हमारा बी है, यानी कि द्विगुणित की अवस्था में जो पुष्प के अंडाशय होते हैं वो द्विगुणित की अवस्था में होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो बी होगा, क्योंकि जो हमारा ये पुष्प होता है, पुष्प के अंडाशय जो होते हैं वो हमारा मुख्य रूप से 2n होते हैं, यानी कि डाईप्लॉइड। और इसमें जो फ्लावर्स के अंडाशय होते हैं वो मादा प्रजनन अंग स्त्री के सर या कार्पोल का सबसे निचला भाग ही होता है, जो फूला हुआ होता है, उभरा हुआ। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो वो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, यानी कि जो हमारा प्लांट्स होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है। तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है मूल छोर है, बी ऑप्शन जो हमारा है पराग कण है, सी ऑप्शन हमारा तना के छोर है और डी ऑप्शन हमारा पराग कोश है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हमारा है पराग कोश, यानी कि डी हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि राइट आंसर हमारा डी है। ये कैसे है, तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो हमारा मुख्य रूप से होता है वो पुष्पों के जनन अंगों में होता है, और हमारे पुष्प का जो जनन अंग जो होता है वो हमारा पराग कोश ही होता है, जिसमें हमारे छोटे छोटे पराग होते हैं। पराग कोश को ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं। ए ऑप्शन जो हमारा है वो है मोरफोलेक्सिस, बी ऑप्शन हमारा जो है एपीमोरफोसिस और सी ऑप्शन हमारा है मॉर्फोजेनेसिस और डी ऑप्शन हमारा है मेटाबॉलिज्म। तो इसका क्वेश्चन जो कहता है हमारा किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो राइट आंसर ए है, यानी कि मॉरफोलेक्सिस जो हमारा है वो राइट आंसर है। तो क्वेश्चन जो हमारा था छोटे भाग को टुकड़े के रूप में रहता है या छोटा सा भाग रहता है, वो संपूर्ण शरीर का निर्माण कर लेता है, तो वो हमारा आंसर ए रहेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम एग्जाम्पल मान लें, तो एग्जाम्पल जो हमारा रहेगा वो जैसे कि हाइड्रा हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। हाइड्रा, ये हमारा हाइड्रा जो है ये छोटे से भाग या टुकड़े के रूप में रहता है और ये धीरे धीरे अपने शरीर को बड़ा करके एक नया जीव बन जाता है। और हमारा सेकेंड जो एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा प्लेनेरिया है और थर्ड हमारा एग्जाम्पल जो है वो है स्पंज जो होता है। स्पंज जीव जो वो भी अपने शरीर को छोटे से टुकड़े में विभाजित करके धीरे धीरे वो एक जो है संपूर्ण शरीर के रूप में निर्माण कर लेता है। तो हमारे तीन एग्जाम्पल हो गए, जो पहला था हाइड्रा और दूसरा था हमारा प्लेनेरिया और तीसरा जो था वो स्पंज था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन जो हमारा है आवृतबीजी, बी ऑप्शन है अनावृतबीजी, सी ऑप्शन है टेरिडोफाइटस और बी ऑप्शन हमारा है ब्रायोफाइटस। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो है आवृतबीजी, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। ए ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है, आवृतबीजी में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, जो कि एक पुष्पीय पौधों में पाया जाता है। ये एक पुष्पीय पौधा है और यह एक अद्वितीय
प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें एक ही जो एम्ब्रियो सेक होते हैं वो एम्ब्रियो सेक के भीतर दो नर युग्मक दो अलग अलग मादाएं कोशिकाओं के साथ संलयन यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे युग्मनज यानी जाइगोट और प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र के निर्माण होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पिस्टिया में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन जो हमारा है वो स्टालोन है, बी ऑप्शन हमारा है अपसेट है, सी ऑप्शन रनर है और डी ऑप्शन हमारा सकर है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा, तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है कि ऑफसेट हमारा राइट आंसर है, क्योंकि राइट आंसर जो हमारा बी है अपसेट वो इसलिए है क्योंकि उसमें जो है कायिक प्रवर्धन जो है मुख्य रूप से भूस्तरिका द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन, और यह एक उपवासीय तना रूपांतरण है जो जल के सतह पर क्षैतिज रूप से जो है विकास करके और नए छोटे पौधे को जन्म देता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो ए हमारा है 8 और बी है 12, सी जो हमारा ऑप्शन है वो 34 है, डी ऑप्शन जो हमारा 21 है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो है बी है, यानी कि जो घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है वो हमारा 12 होती है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है। तो ए ऑप्शन जो हमारा है वो है मुर्गी, बी ऑप्शन हमारा है प्लेटिपस और सी ऑप्शन हमारा है रेटल सर्प और डी हमारा है इकिडना जो हमारा डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हम चलते हैं देखते हैं। राइट आंसर जो हमारा है वो सी है, यानी कि रेटल सर्प। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। ए हमारा है एक्सोलोटल लार्वा में, बी ऑप्शन हमारा मीरासीडियम में और सी ऑप्शन हमारा है सर्केरिया में और डी ऑप्शन हमारा है स्पोरोसिस्ट या रेडिया लार्वा में। तो चलिए देखते हैं इसका हमारा राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो हमारा है वो डी है, यानी कि स्पोरोसिस्ट ही हमारा राइट आंसर है। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है इसी में। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं, यानी कि नर आकारिकी में मादा से यानी नर हमारा जो है उसका आकार मादा से अलग हो तो इसे क्या कहते हैं। इसका ए ऑप्शन हमारा है हेटेरोगैमी और बी हमारा है होमोगैमी, सी हमारा है लैंगिक द्विरूपता, डी हमारा है हर्माफ्रोडाइटिजिंग। तो चलिए इसका हम राइट ऑप्शन देखते हैं। राइट आंसर क्या हमारा है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो है सी, यानी कि लैंगिक द्विरूपता। सी हमारा ऑप्शन राइट है, लैंगिक द्विरूपता। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन जो हमारा कह रहा था वो कि नर अगर मादा से आकारिकी रूपी से जो भिन्न होते हैं तो वो हमारे जो है लैंगिक द्विरूपता के कारण ही भिन्न होते हैं। प्रजाति के नर और मादा जो होते हैं बाहरी रूप से आकार, रंग या संरचना में अलग अलग हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। इस स्थिति को जो है हम द्विरूपता कहते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल के रूप में हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल में हमारा जो हो जाएगा एक मोर हो जाएगा। मोर और मोरनी की जो शरीर होती है, बनावट होती है, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और सेकंड जो हमारा फर्स्ट ये हमारा हो जाएगा और सेकंड जो हमारा है वो हो जाएगा हमारा सिंह, यानी कि शेर। शेर भी जो होता है वो शेर और शेरनी की शरीर की बनावट में जो है डिफरेंट होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा टीनिया, बी ऑप्शन हमारा है फेसियोला, सी ऑप्शन राना है, डी ऑप्शन हमारा तितली है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो बी है, यानी कि फेसियोला जो हमारी होती है
वो हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लेक्चर 4 का। किसमें तीर्क द्विखंडन पाया जाता है? ये ऑप्शन हमारा है मोनोसिस्टिस, और बी ऑप्शन हमारा प्लाज्मोडियम, सी ऑप्शन हमारा है प्लेनेरिया, और डी ऑप्शन हमारा है सिराटियम। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो है डी, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारा है वो राइट है। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा था किसमें तीर्क द्विखंडन पाया जाता है, तो तीर्क द्विखंडन जो हमारा पाया जाता है वो सिराटियम में ही पाया जाता है। ये मुख्य रूप से सिरेटियम नामक प्रोटोजोआ में पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन तिरछे अक्ष के अनुदिशा होता है, और यह एक प्रकार का लैंगिक जनन या फिर द्विखंडन जनन कहलाता है, जो अन्य जीवों जैसे यानी कि अमीबा हमारा हो गया या फिर पैरामीशियम से अलग प्रकार का होता है। तो आज का मेरा जो 30 क्वेश्चन इस लेक्चर में अटेंड करना था वो टारगेट पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि अगर फिर भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं रिप्लाई देके आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आपका प्रिपरेशन जो है अच्छे से और कंटिन्यू चलता रहे। और इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है दे रहे हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।